का स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां कुछ कम रह गई थी, लेकिन मेहमान और ज्यादा आ गए हैं, इसलिए आपका हम सबका दायित्व बनता है एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मान्यवर, तो आइए अब वो वेला है आपके अपने स्वागत और सम्मान के भाव प्रकट करने के लिए आप सबकी तरफ से जो विधाएं, जो प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जा रही हैं, क्रमशः उनका पालन करते हैं। सभी सरपंच साहिबान की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी को। और इस बीच डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय मंत्री महोदय, आप यहां पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व में सांसद रही, हिरसा क्षेत्र से आप भी पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती सीमा तिरखा जी, आप भी यहां पधारी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। आगे सर, और ये आप सबकी तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी ऐसे सर पर जो हमेशा आपकी इज्जत के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए अपने कोई कोर कसर नहीं रखते, उनके लिए पगड़ी भेंट की जा रही है। इस पगड़ी आप सबकी तरफ से है, इसलिए आप सबका, हम सबका दायित्व बनता है कि जोरदार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार करें आप। और सबकी तरफ से फूलों का हार, शक्ति और सम्मान का प्रतीक, ये गदा आप सबकी तरफ से शक्ति के रूप में भेंट की जा रही है, जो समय समय पर आप सबके रचनात्मक कार्यों में काम आएगी। और इसके तहत इसका पालन करते हुए आप सब बहुत ही बहबूदी को तैयार रहेंगे। और अब सभी अतिथिगण, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा विधानसभा, श्रीमती सीमा तिरखा जी, श्री सुभाष सुधा जी, माननीय स्थानीय शहरी निकाय मंत्री महोदय श्री महिपाल ढांडा जी, विकास एवं पंचायत मंत्री महोदय श्रीमती सीमा तिरखा जी, श्री दूडाराम जी विधायक महोदय, श्री जोगीराम सिहाग जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, मैडम लतिका शर्मा जी, तालियां बजाइए आप सबके स्वागत के भाव हैं। आप सबकी ये महकती चहकती ये माला जो कि सब तरंगों से सराबोर है, ये हम सबको बहुत ही कैफियत के साथ अपने अपने इलाकों में जो खुशियां बखेरेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत ही हर्षोल्लास के क्षण होंगे। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही गरिमा के साथ प्रारंभ हो रहा है और ये इस बात का द्योतक है कि अनेक हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से अतिथिगण भी यहाँ पधारे, मंत्रीगण भी यहाँ पधारे और आप सब अपने अपने गांव की सरदारी लिए हुए यहाँ पधारे हैं। आप सबका एक बार फिर जोरदार स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियों के माध्यम से। और भी अपनों के बीच अपनी बात कहना अपने आप में एक बहुत ही सार्थक और श्लाघ्य है। क्या बात है, वाह, ये है बात अपनों के बीच में और अपनी बात का असर। और आज तो एक कसर छोड़ के मंत्री जी नहीं तनु का आग्रह भगवान कसम झूठ नहीं कहना भाई, आज वह भूल गए, मेरा नहीं छोड़ गया, जब उसके बिना एक काम चल गया। तो आइए, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने परवान पे, अपनी बुलंदी पे है और जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम जा रहा है उसे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनका ताल्लुक छोटे से गांव से है, जहां से आप हमेशा जिनको आशीर्वाद देते रहे, मिर्जापुर माजरा से जिनका ताल्लुक है। वहां पर जन्म लेने के उपरांत 25 जनवरी के उपरांत जब उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद जो मेधावी छात्र जीवन का परिचय दिया, बिहार की यूनिवर्सिटी हो चाहे मेरठ यूनिवर्सिटी हो, वहां से BLL की उपाधि हासिल की और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो कि सैनिक की रही है, मां भारती को समर्पित के भाव जिसके संस्कार रहे हैं, वो गो गंगा गाय गीता और गायत्री संस्कारों का अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिए हुए एक ऐसे संगठन में जुड़ गए जहां की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति किसी से छुपी नहीं है। और वहां से कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए जनसेवा के चुनौतीपूर्ण मैदान में कूदकर आप सबके बीच में रहकर, जिन्होंने जिला अध्यक्ष के नाते कहिए, महामंत्री के नाते कहिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहिए, एक सांसद के नाते कहिए और अब एक मुख्यमंत्री के नाते हमेशा आपके बीच रहकर आपकी बात को ऊंचा किया है, आपकी आवाज को बुलंदी दी है और आपकी हर जरूरत को अपनी जरूरत समझते हुए पूरी करने का प्रयास किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, मेरे अकेले के अंदर इतना कुव्वत नहीं है, बल्कि आपके जोरदार तालियों का आश्रय ले रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया पाए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की।
भारत माता के सभी को राम राम। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, आप सबके चहेते महिपाल डांडा जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, जिन्होंने आपको निमंत्रण भी दिया है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि इस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से सर्व मानव जात के लिए कर्म का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आज उस पवित्र भूमि के ऊपर हम एकत्र आए हैं और उस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक, मेरे हरियाणा सरकार के साथी मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार की हमारी शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, हरियाणा सरकार के हमारे पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, हमारे विधायक दूड़ाराम जी, हमारे विधायक जोगीराम सिहाग जी, हमारे विधायक दीपक मंगला जी, परवीन डागर जी, श्रीमती निर्मल चौधरी जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, सीताराम यादव जी, और हमारे कृष्ण मीणा जी, राजेश नागर जी, बख्शी सिंह विर्क जी पूर्व विधायक, और हमारी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा प्रदेश कर्णदेव काम्बोज जी, श्रीमती लतिका शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री मेरे साथ, क्योंकि ये जिम्मेवारी भी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरे पास है, और मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री के नाते सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, जयपाल सिंह जी, हमारे चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, पंजाबी अकादमी के हमारे एडवाइजर हरपाल चीका जी, और हमारे अधिकारी अमित अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी महानुभाव, हरियाणा के कोने कोने से आज यहां पर पधारे सभी सरपंचगण और सभी जितने हमारे सरपंच पतिगण, सभी को राम राम। हाँ जी, सुनीता जी कह रही है कि 50% हमारी बहनें यहां होनी चाहिए थी। मैं सभी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस धर्म नगरी
कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित पंचायती राज विभाग के द्वारा इस सरपंच सम्मेलन में मुझे आकर के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक धरा पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे सरपंच गण भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मेरे सामने गांव की सरकार उपस्थित है। सरपंच एक इस लोकतंत्र की वो कड़ी है। हम भी सरपंच हैं, इधर बैठे हैं, आप भी सरपंच हैं। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं जीत गया। वो जीतना नहीं होता। हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको भी लोग वोट देते हैं। हम चुने जाते हैं। ज्यादा मत हमारे पास आए तो हम चुने गए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे काम के दायरे वाले अलग अलग हों, लेकिन आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। ये हमारा लक्ष्य है। आपका भी यही लक्ष्य है और इधर जो बैठे हैं उनका भी लक्ष्य है। और इस लोकतंत्र की इकाई को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, उन्हें आप पूरी निष्ठा से धरातल के ऊपर उतारने का काम करते हैं। आपके योगदान की मैं सराहना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र को उन्होंने कहा भी है कि मजबूती से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भारत की पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर के उभर रही हैं। और उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, एक लक्ष्य भी है, उन्होंने इस भारत के उस लक्ष्य को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके गांव का विकसित होना भी उतना जरूरी है जितना गांव को विकसित बनाने के लिए अपने गांव के विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे पूरा करने के मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और ये विकसित राष्ट्र का संकल्प ये मेरे गांव से निकलता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस संकल्प के लिए ना हमने पहले कमी छोड़ी है और ना पैसे में आगे कमी छोड़ेंगे। आप जितना विकास करना चाहें उतना आगे बढ़ करके आप विकास कर सकते हैं। हम पूरे सहयोग के साथ आपके साथ खड़े हैं। आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। हरियाणा में वैदिक काल से ही पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है। पंचायत को पंच परमेश्वर माना जाता है। समाज में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आपको यह संकल्प लेना है कि हम अपनी समृद्ध पंचायती परंपरा को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करते रहेंगे। हमने यह अच्छी तरह से अनुभव
कर लिया है कि विकास में आम आदमी की भागीदारी का सबसे उत्तम माध्यम वैदिक काल से हमारे यहां चली आ रही पंचायत प्रणाली है। इसी को आधार मानकर ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की गई है। इसीलिए पंचायती राज संस्थाओं पर बातचीत करते हुए हमने अपने समाज और शासन के उस इतिहास के केंद्र में रखकर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गांव और पंचायत एक दूसरे के प्राय हैं। जहां गांव है वहां पंचायत भी अवश्य है, विद्यमान है, और पंचायत के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमारी लोकतंत्र की ये प्रणाली है। हमने सबसे पहले जो हमारी सरकार ने आकर के इसके अंदर सुधार किए हैं, एक जबरदस्त सुधार किए हैं। देखिए, हम सब गांव के प्रथम नागरिक के रूप में हम इस लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है और हम सब मिलकर के ही आपस में सामंजस्य के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं। हमने वर्ष 2014 में जब पहली बार प्रदेश के अंदर सत्ता संभाली, इसके कुछ महीने के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि गांव में हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें वो होनी चाहिए। उसका कारण था जब हम देखते थे कि जब कोई शिकायत करता था और शिकायत करके बोलता था, कोर्ट के अंदर जब उसके चक्कर काटता था हमारा सरपंच, और जब वहां जाता था तो जज के सामने खड़ा होकर के बोलता था, कहा भाई मुझे तो पता नहीं लगा, जज ने आके मेरे साइन करा लिए। ये इस प्रकार की बातें वो सुनने को मिलती थी। हमारी जो सोच थी, हमारी सरकार की सोच थी, किसी की क्या मजाल कि मेरे सरपंच के प्रति कोई उंगली उठा दे। इस सोच को लेकर के ये निर्णय करना पड़ा कि वो कोर्ट के अंदर जज के सामने ये ना कहे कि मैं तो अनपढ़ था भाई और मेरे को तो साइन करा लिए। होता भी था, जो नीचे का सेक्रेटरी है, जेई है, वो अपने तरीके से काम करता है। परंतु ये निर्णय इसीलिए लिया गया कि सरपंच को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और अगर कहीं कोई साइन करने हैं तो कम से कम उसको पढ़ करके तो साइन करे कि कल इस प्रकार की दिक्कत उसके सामने ना आए। इस कारण से ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि हमारे यहाँ पढ़ी लिखी पंचायत होनी चाहिए। ये आपकी भलाई के लिए लिया था कि आपको कोई उंगली ना उठाए, आपको कोई सम्मान के अंदर ठेस ना आए। उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये निर्णय किया और उसका लाभ भी मिला है। आज पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, तुरंत निर्णय करते हैं, आपके पास विकास की गति आगे बढ़ती है। ये हमने इसका निर्णय किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ग्राम विकास के बजट में भी बढ़ोतरी की। अगर मैं पिछले कार्यकाल की बात करूं, पहले की सरकारें तो गांव के साथ बड़ा अन्याय करती थी, गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी, गांव को नजरअंदाज किया जाता था, गांव के लोगों को बांट करके राजनीतिक दल अपनी दुकान चलाते थे। हमने गांव के साथ हो रहे अन्याय का समाप्त किया है। हमने गांव के विकास के लिए तिजोरी खोल दी है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, 2014 से पहले हम अगर ध्यान करें, 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान वो 600 करोड़ रुपए था। 7,500 पंचायतें, 600 करोड़ रुपया विकास के लिए पंचायतों को दिया जाना, यह गांव के लिए अन्याय था। गांव विकास की गति के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता था। परंतु इस सिस्टम को बदला, और इस सिस्टम को बदल करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को। भाइयों, जब पहले ये पैसा गांव के ऊपर बजट का 40% खर्च होता था, शहर में 60% होता था, उस पीड़ा को, गांव की पीड़ा को, जब हम ये बात बोलते थे
कि ये देश की आत्मा, ये इस भारत की आत्मा, ये गांव के अंदर बसती है। जब गांव में भारत की आत्मा बसती है तो उसके ऊपर खर्च होने वाला पैसा भी वो 40% नहीं, उसके उल्टा कर दिया कि वो 60% खर्च होगा और उसका बजट बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जब मैं ये देखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग को हरियाणा के अंदर जो दी जाने वाली अनुदान राशि है उसको बढ़ा करके, ये पहले तो जो मैंने आपको बताया है कि 600 करोड़ रुपए थी, परंतु जब 2014 के बाद ये राशि बढ़ा करके हमने 2,968 करोड़ रुपया ये गांव के विकास के लिए वित्त आयोग के अंदर इसका प्रावधान किया है। यही नहीं, हमने इस वित्त वर्ष के बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 7,276 करोड़ रुपया आवंटित किया है। जबकि हमारे से पहले की सरकारें, अगर हम 2013-14 की बात करें, मात्र 1898 करोड़ रुपया की राशि आवंटित थी, 1898 करोड़ रुपए की, और आज नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 7,276 करोड़ रुपया ये ग्रामीण विकास के लिए ये बजट का आवंटन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए भी विकास के अलग बजट के उसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आपको कुछ और शक्तियों की, जो हमारे महिपाल डांडा जी ने बात की है कि लगातार मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। जब से ये जिम्मेवारी मेरे पास आई, मैं सरपंचों को मिल रहा था। कोई भी सरपंच ने अगर ये कह दिया भी यहां मिलना है, मैं कहा, जा भाई। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगर कोई भी सरपंच, इतने बैठे हैं यहां, पूरे प्रदेश का सरपंच ये नहीं कह सकता भी मुख्यमंत्री को हमने टाइम के लिए कहा दिया दी, मैंने तुरंत जल्दी बुला लिया, मैं कहा, जो भाई। और ये अब की बात नहीं है, आगे भी अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी सरकार का ध्येय है कि हमने विकास के कार्य करने हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अधिकारियों से भी बैठा हूं इतने समय के अंदर, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, मैं अधिकारियों के साथ भी बैठा हूं। मैंने अधिकारियों के साथ सरपंचों को और ठेकेदारों की भी बैठक कराई है, उसके अंदर भी बैठे हैं। फिर मैं एक दिन स्वयं भी बैठा हूं, मैंने कहा मैं भी समझ लूं, मैं कहा क्या दिक्कत है रिया। परंतु उसके अंदर से जो मुझे निकल करके आया, जो आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सोच थी, जो मैंने आपको कहा है, उनकी एक ही सोच थी कि मेरे सरपंच के प्रति कोई भी उंगली ना उठाए। अगर कई बार अधिकारी ये बात बोलता था तो अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। परंतु आज आप सबकी उस बात को, क्योंकि अलग अलग समय के ऊपर आप लोग भी बैठते रहे हैं, उसको 5 किया, आपकी तरफ से आया कि 10 करो। मैं बात सुना रहा हूं, मैं बात सुना रहा हूं। फिर हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे।
फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भाई ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे। आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। मैंने कहा है, मैंने अधिकारियों को भी कहा था मैंने कुछ और सुधार भी किए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, एक बार नहीं बैठा, कई बार हमने बैठक की, इसके ऊपर चर्चा की। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे। तो आज कर दिया। ये आप लोगों की भावनाएं थी। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपका समय अभी लंबा है। परंतु मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। मैं एक और आज घोषणा करता हूं, आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सब के सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है। उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी के लो, ईंटा मैं लगवा दूंगा। है? अच्छा, हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के
लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। आज मैं सभी अपने सरपंच भाइयों को, क्योंकि आपकी एक ये भी शिकायत थी, मैंने सारी उनको समझा है, देखा है। मेरी बात सुनो। ओ भाई, मेरी बात सुनो पहला आप। अभी तो काम चलाओ, फिर आगे देखेंगे दो हजार। मैं एक और मैं 1 मिनट जी, मैं बता दूं आपको। मैं भी बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, बैठ जा। जो समस्या आती थी, हमने आपकी समस्या को समझा है और समझ करके उसका निर्णय किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हो गया, मैंने बता दिया, मखा अगर किसी भी सरपंच ने आकर मेरे को ये कह दिया अभी 11वां दिन हो गया, बत्ते नहीं रहा, फिर काम खराब हुआ मखा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने एक और निर्णय किया है, जो चर्चा हमारे मंत्री जी ने की थी। हमने ये निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। आपकी एक और समस्या जो मेरे ध्यान में आई है कि कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33,000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे,
हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान एसपी और डीसी के साथ होगा। हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसको एडीसी सीजीएम के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है। और अभी बात कर रहे थे, हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं। आपकी कोई बात है अलग से मेरे से मिलना। कुछ गांव के अंदर वो ज्वाइन कर गए और कुछ गांव में वो ज्वाइन कर जाएंगे, ये हमने व्यवस्था की है। और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फंड से जीएम के माध्यम से, जैम के माध्यम से एक डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से हमारी पंचायतें आईटी में सक्षम, आधुनिक हो जाएंगी और पंचायतें केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल को संचालित कर सकेंगी। ये हमने निर्णय किया है। सरपंचों को एक और समस्या ये आ रही थी कि जो छोटे ठेकेदार हैं, जो HCW पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, काम तो काफी ज्यादा ले लेते थे लेकिन उसे समय पर नहीं करते थे, दिक्कत आती थी, इससे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ती थी। हमने अब निर्णय किया है कि जो अपंजीकृत ठेकेदार है, अब 1 वर्ष में वो 50 लाख रुपए के कार्य कर सकेगा। अगर वो काम ठीक करता है, अगर वो काम ठीक करता है और उसकी रिपोर्ट ठीक आएगी, वो पैरामीटर पे पूरा उतरेगा, तो उसके आगे 1 करोड़ रुपए के कार्य भी देने का निर्णय हमने किया है। इस समय जो पंचायत के खाते में ग्रांट की राशि जाते ही सरपंच के मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है, आता है नहीं आता? अब हमने ये भी निर्णय किया है कि जो भी बड़े ये टेंडर होंगे उसका एसएमएस भी आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें सम्मिलित होंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। आप सब पंचायतों में लगाए जा रहे टेंडर HCW पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए सरपंच का लॉगिन HCW पोर्टल पर भी बनवाया गया है। आपका लॉगिन भी वहां पर हमने क्रिएट करवा दिया है, सभी सरपंचों का हो गया है वो। आप उसकी जानकारी HCW पोर्टल से आप ले सकते हैं, क्या क्या काम है, उसका OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन कर जाएंगे अपने उसके अंदर। हमने ये भी निर्णय किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी। इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा और उसकी जानकारी एसएमएस से आप तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक स्टाम्प ड्यूटी का शेयर 143 करोड़ रुपया 71 हुआ है।
इससे संबंधित पंचायतों के खातों में जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। 2% जो बिजली का था 157 करोड़ रुपया, वो हमने पिछले दिनों में आपके पास भेजा है। अब हमने एक और निर्णय किया है कि गांव में पेयजल व्यवस्था का काम पब्लिक हेल्थ विभाग से ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किया हुआ है। कुछ पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल थे वो पंचायत को ट्रांसफर किए हुए थे, आप सबको जानकारी है उसकी। अनेक ग्राम पंचायतों की आय सीमित है और वे इस काम को कोई अगर दिक्कत कोई खराबी आ जाती थी गांव पंचायत करवाने में, उसमें दिक्कत महसूस करती थी। अब से ग्राम पंचायत जो मेंटेनेंस का रेजुलेशन पास करके देगी, पब्लिक हेल्थ उसकी पेमेंट तुरंत ग्राम पंचायत को करेगा। यह व्यवस्था हमने की है। अभी ग्राम पंचायत द्वारा एक और निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव में आता, उसके कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से जो खर्च करने का प्रावधान था वो 3,000 रुपये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 3,000 रुपये से 30,000 रुपया उसको कर दिया है। इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने के लिए, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा पहले 500 रुपये थी, 500 रुपये थी, अब इसको 5,000 रुपया कर दिया है। इससे पहले हमने आपको बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खाते में जमा कराई जाती है। इसके बारे में आप सब लोगों को मालूम है। सरपंच को यह शक्ति भी दी गई है कि वह ग्राम सचिव की एसीआर के ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में, यह हरियाणा पहला राज्य है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50% की भागीदारी की है। मैंने कहा है ना कि सरपंच पति, अच्छा सुनीता जी कह रहे हैं हाथ खड़े करो जो सरपंच पति है। हमने राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायती राज संस्थाओं के खाते में देने का प्रावधान किया है। हमने यह प्रावधान भी किया है कि ग्राम सभा की साल में कम से कम 4 बैठकें आवश्यक हों, इतनी होनी चाहिए। हर बैठक में पूर्व निर्धारित एजेंडा वो होगा। इससे ग्रामीणों के विकास में गांव वासियों की भागीदारी सशक्त होगी, मजबूत होगी। इसका भी निर्णय हमने किया है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के
2% के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार लगाया गया है। इससे एकत्र राजस्व 1% जिला परिषद व पंचायत समिति तथा शेष प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। हमने विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सोशल ऑडिट की अवधारणा को अपनाया है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके भाई यहां पर गलत काम हुआ है या ये हो गया वो हो गया। उसके लिए भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। मैं आज आप सबको आज इस मौके के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और अंत में मैं इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में आए हुए सभी सरपंचों का, सभी पंचों का पुनः स्वागत करता हूं। एक मिनट भाई, मैं आपकी बात को समझ गया। एक मिनट बैठ जाओ भी। टेबल में क्या है? एक मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इतनी देर के बैठे हैं। हैं? नहीं करा सकते। क्या चीज? आज आपने जो चौकीदारों की बात की है, जो सफाई कर्मचारियों की बात की है, आज सुबह ही हमने निर्णय किया है आ जाने दे, एक जने नो आ जाने दे, एक जना आ जाएगा। कोई सा क्या कर रहे हैं? तो वो है कोडलेस है क्या? कोडलेस है क्या? एक जना आ जाए। हाँ मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे ध्यान में आ गई बात। आप बैठो तो। एक मिनट बैठ जाओ। नहीं बीजा, मैं फिर सीधे शब्द में कहूं आप लोग कनू, सीधे में कहूं भाई मेरी बात सुनो। देखो, एक मिनट बैठ जाओ भाई, एक मिनट। भारत माता की। एक मिनट भाई, मैं अंतिम बात कह रहा। बैठ जाओ भी। भारत माता की। भाई सारा आज जो करवावांगे, कल वास्ता नहीं छोड़ रहे क्या कुछ? आज तो हमने आपको बुलाया है, कल आप भी बुलावांगे नहीं बुलावांगे? वो बाद में करेंगे। उसके अंदर मैंने कहा है, आज तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को काम करने के बारे में बताया। आप बताएंगे, आपका एजेंडा भी होगा, भाई भैया भी कर दो। फिर जब आप बुलावांगे तो करांगे नहीं क्या? करांगे नहीं करांगे? फिर आप ऐसे जब आप निर्णय करेंगे, हमें बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे मैं टाइम दे दूंगा और टाइम दे दूंगा, आपका एजेंडा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैंने आज ये निर्णय किया है, सुबह एक और निर्णय किया है आज, कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं उनको अब 16,000 रुपए मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है आज। नगर पालिकाओं के लिए 17,000 का किया है कि 17,000 रुपए उनको मिलेंगे।
भारत माता की, भारत माता की। भाई एक बारी ध्यान से सुन लो बात मेरी, बात तो सुनो ना। एक मिनट बैठ जाओ। मैंने सारी बात आप लोगों के बीच में कर दिया। ये गेंद आपके पाले में है। अब आपने बुलाना है मेरे को, आप बुलाएंगे तो आपका एजेंडा होगा और उस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे हम उस एजेंडे के ऊपर। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे इतने बड़े जो कार्य किए हैं, आप मजबूती से अपने गांव के अंदर विकास के काम कराइए। पैसे की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। अरे भाई ये 2024 भी आ गया, इसका भी ध्यान करिए।